जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा कंपोनेंट कितना बनना है और उतना बन जाने के बाद उसका फर्दर डेवलपमेंट बंद करना है। तो अगर हीमोग्लोबिन एक किसी का डिसाइडेड है 12 ग्राम ही होना है, तो 12 ग्राम आते ही अपने आप हीमोग्लोबिन की मशीनरी उतने पे ब्लॉक कर देगी, उससे ज्यादा नहीं बनाने देगी। सो हर एक सिस्टम, वाइट सेल्स हो, प्लेटलेट हो, हीमोग्लोबिन हो या इम्यून सिस्टम हो, हर एक का अपना अपना एक जो है स्टेबिलिटी डिसाइडेड है किस लेवल तक बनाएगा। जब ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जब एक भी कोई सेल इसमें म्यूटेटेड हो जाती है और वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, तब वो एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के ऊपर चली जाती है। वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम कैंसर का नाम देते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो एक स्पेसिफिक म्यूटेशन आ जाता है, या तो स्पेसिफिक एक सिंगल होगा या मल्टीपल म्यूटेशंस होंगे, जिनकी वजह से बैलेंस, कितना सेल्स प्रोड्यूस होना है, कितना सेल डिस्ट्रॉय होना है, वो चला गया है। साथ में इस वाले जो एबनॉर्मल जो सिस्टम होता है, जो नया डेवलप हो गया है, इसको एक एडवांटेज भी मिलता है कि ये ज्यादा प्रोलिफरेट होगा और नॉर्मल सेल्स को सप्रेस भी कर देगा। तो इसका ग्रोथ इतना फास्ट होता जाएगा कि ये कैंसरस हो जाएगा। और तो मेन प्रॉब्लम जो इसका होता है वो इस वजह से होगा कि नॉर्मल सिस्टम भी नहीं बन पा रहा है और एबनॉर्मल सिस्टम उसके ऊपर ग्रो भी करता जा रहा है। वो मेन जो है कैंसर का अंडरलाइंग प्रॉब्लम यही है। इसीलिए कैंसर को सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। जी सर, बिल्कुल। तो सर लाइक जैसे ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर के कितने मतलब क्या मेजर टाइप्स होते हैं? तो ब्रॉड ब्लड कैंसर टाइप्स दो तरह के बताए जा सकते हैं। एक कहते हैं एक्यूट और एक बोलते हैं क्रॉनिक। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक्यूट का मतलब ये कैंसर काफी जल्दी डेवलप होता है, रैपिडली, विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर ऑनसेट शुरू हो जाएगा। अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, 3 मंथ्स के अंदर लाइफ स्पेन चला जाएगा अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाएगा। साथ में ये भी होता है कि ये कैंसर्स क्योरेबल हो सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट करने पे ये क्योर हो जाते हैं। दूसरे तरह के कैंसर्स कहलाते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमियाज। जो क्रॉनिक वाले होते हैं, इनको जो है ये बहुत स्लो डेवलप होते हैं, ग्रो भी स्लो करते हैं, और कुछ एक में तो ट्रीट करने की जरूरत भी नहीं होती है जब तक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसको तभी ट्रीट करते हैं जब वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज है, इनके लिए स्पेसिफिक नए ड्रग बन गए, टारगेटेड थेरेपी बन गई है। तो ये जो है ज्यादातर जो है ये आजकल के जो बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, ये इनकी तरह ट्रीट किए जाते हैं और लाइफ स्पेन, लॉन्ग लाइफ स्पेन एक्सपेक्टेड होता है। तो डिफरेंस यही होता है कि इसको, जैसे आप डायबिटीज को परमानेंट क्योर नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से इसको भी आप परमानेंट क्योर नहीं करेंगे। टारगेट वो नहीं है, क्योंकि आप उसको साथ में जी सकते हैं और उतना लंबा लाइफ स्पेन ले सकते हैं, जिसमें उसके साइड इफेक्ट्स इसको परमानेंट क्योर करने के नहीं लेने होते हैं। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इनके अलावा जो ग्लैंड्स वाले कैंसर्स होते हैं, जिनको लिम्फोमा बोला जाता है, वो अलग होते हैं, जो अगेन स्लो वाले होते हैं, फास्ट वाले होते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरीज में दो मेन तरह के, एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अगर ये ब्लड रिलेटेड ल्यूकीमिया टाइप है, अगर ये ब्लड से रिलेटेड दूसरे सेल्स का है जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं, उसको माइलोमा बोला जाता है। वो प्लाज्मा सेल्स जो है, जो इम्यून सिस्टम बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, उसका होता है। वो भी स्लो ग्रो करता है। अगेन उसका ट्रीटमेंट जो है वो मेनली इम्यूनोथेरेपी के थ्रू होता है। कीमोथेरेपी इसका रोल यूजली कम होता जा रहा है। केवल एक्यूट ल्यूकीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें कीमोथेरेपी का रोल अभी भी स्टैंडर्ड है। जी सर। तो सर एक ये क्वेश्चन काफी कॉमन रहता है पेशेंट्स को, लाइक तब डायग्नोज होता है कैंसर, तो वो कैसे चूज कर सकते हैं, या मतलब कैसे उन्हें पता लगेगा कि उनके लिए बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है? बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वही है जो आपको सबसे पास अवेलेबल है और जो आपको उतना समय और उतना केयर दे पाएंगे। तो जो ट्रीटमेंट जो है इन कंडीशंस का लॉन्ग टर्म होता है। तो बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए जो है वो 500 किलोमीटर दूर भाग के जाने के बाद ये भी ध्यान रखना होता है कि ये ट्रीटमेंट अगर लंबा चलना होगा तो आप उधर पे कितना समय तक रह सकते हैं, या उस केयर को अपने वापस घर में आके कितना समय तक मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी और बीमारी का होता है कि कौन सा हेमेटोलॉजिस्ट
किस कंडीशन के लिए है, सेम वही जैसे कार्डियोलॉजिस्ट आप चूज करते हैं आपके कंफर्ट पे, आपके जो है जो केयर के ऊपर या आपकी जनरल एक्सपीरियंस के ऊपर कि कौन से आपको मिल के ज्यादा कंफर्टेबल लगा, उसी तरह से अंडर जो प्राइमरी ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट आपका होता है वो भी आप चूज करते हैं। तो ये डिसीजन एंटायरली इसके ऊपर है कि आपके पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट करते हैं, और किन से बात करने पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ज्यादातर आज की डेट में इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, हर सेंटर में क्वालिफाइड लोग हैं और आपको उतना ही लेवल का केयर दे पाएंगे जो बाकी किसी भी सेंटर उस जगह पे मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आप रेगुलर जा सकें, जहाँ का ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकें, और जिसके साथ में इतना रेगुलरिटी बना के रखें कि आपका ट्रीटमेंट कंप्रोमाइज ना हो, वो बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट है। जी सर, थैंक यू सो मच। मतलब ये क्वेश्चन ना काफी लोगों को आता है, तो आपने इतने अच्छे से आंसर किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर लाइक जैसे ब्लड कैंसर होता है, तो सर उसके कोई ऐसे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है जिनसे पहले ही अर्ली मतलब स्क्रीनिंग पे जा सकते हैं? तो ब्लड कैंसर्स में जैसा मैंने बताया दो तरह के होते हैं, जो मेन ब्रॉड कहे जाते हैं जिनको ल्यूकीमिया कहते हैं, वो दो तरह में आते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट वाले में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इमीडिएट वाली आएंगी, जो यूजुअली जिसके लिए कोई रुकेगा नहीं। फीवर आ सकता है, जो कॉमन इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं उसी की तरह हो सकता है, या ब्लीडिंग आ सकती है, स्किन के ऊपर पैचेस या ब्लीडिंग आती है। तो उन सिम्टम्स के साथ में जब भी प्रॉब्लम होती है, आपके फिजिशियन ही होंगे जो तुरंत उसको पिकअप करके आगे के लिए डिसाइड करते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, या कहाँ रेफर करना है जिसके लिए ये डायग्नोज जल्दी हो पाए। क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो है वो यूजुअली स्लो ग्रोइंग होता है, तो उसके लिए जब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा हो तब तक उसको ज्यादा इंटरवीन वैसे भी नहीं करते हैं। पर उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में प्रॉब्लम नहीं कर रहा है बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टर्म है, जिसमें काफी लोग हमारे यहाँ के टॉलरेंस बहुत अच्छी है, तो प्रॉब्लम तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो जाए कि मेजर इमरजेंसी हो जाए। तो अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है, प्राइमरी रोल होता है स्क्रीनिंग, वैसे नहीं होगा। बेसिक स्क्रीनिंग जैसे बाकी कैंसर स्क्रीनिंग होती है वैसे ब्लड की स्क्रीनिंग में नहीं आता है। आपका मेन काम है रेगुलर जो हेल्थ चेकअप का होता है उसके हिसाब से चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम अगर कोई आती है, तो आपके फिजिशियन को असेस करके एग्जामिन करके डिसाइड करने दीजिए कि उसके लिए कुछ करना है या नहीं। उसको नेग्लेक्ट करके नहीं बैठना है, वो बेस्ट आप स्क्रीनिंग एडवाइस में आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा बेसिक रेगुलर चेकअप जो हेल्थ चेक होता है जो कहा जाता है एनुअल वाला, उसमें काफी कुछ बेसिक स्क्रीनिंग में ऑलरेडी पिकअप हो जाता है। तो आपको ऐसा हाई स्पेसिफिक जो है टेस्टिंग वगैरह नहीं चाहिए। बेसिक फिजिशियन जो आपके हैं वही उसको स्क्रीन करके पिकअप कर सकते हैं अगर कुछ एबनॉर्मल। जी सर। तो सर लाइक डायग्नोसिस के बाद सबसे कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं? ब्लड रिलेटेड कैंसर्स इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं कि उनके लिए जो है हमारी जैसे सब स्पेशलिटी बनाई गई है, हेमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं हम। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो अब ज्यादातर केवल ब्लड से नॉन नॉन रिलेटेड वाली कंडीशंस है उनके कैंसर्स को डील करते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट जो है वो ब्लड रिलेटेड कैंसर वाली कंडीशन और नॉन कैंसरस कंडीशंस को डील करते हैं। अब इस सुपर स्पेशलिटी में भी मल्टीपल सब स्पेशलिटीज हैं, तो जो इसका ट्रीटमेंट है, जो कंडीशन है, वो डिपेंड करता है क्या कौन सा तरह का कैंसर है, उसका कौन सा टाइप है, क्योंकि हर एक का ट्रीटमेंट अलग अलग है और हर एक एज पे अलग अलग एप्लीकेबल होता है, सेम ट्रीटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए इसका एक सिंगल लाइन में आंसर देना पॉसिबल नहीं है। चॉइस इस पे डिपेंड करती है कि डायग्नोसिस फाइनल क्या आया, क्या टाइप का कैंसर है, और उसके ऊपर सजेशंस जो है वो ट्रीटमेंट के दिए जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल।
तो सर जैसे ऐसा मतलब बहुत मतलब ऐसा बहुत बताया जाता है और सुनने में आता है कि जैसे जो कॉमन ट्रीटमेंट्स हो गए जैसे कि कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया है, तो उसपे काफी ना साइड इफेक्ट्स होते हैं लोगों को उससे। तो सर उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? और जैसे साइड इफेक्ट्स का सुन के काफी लोग बोलते हैं कि कराना नहीं है ट्रीटमेंट, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? साइड इफेक्ट हर दवाई का होता है, कोई भी दवाई दुनिया में सेफ नहीं है। पहला चीज ये मालूम होना है। दूसरा, कोई भी दवाई लेने से पहले हर इंसान को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये दवाई ले ही क्यों रहे हैं। अगर उस दवाई को लिए बिना काम चल रहा है तो वो दवाई की जरूरत भी नहीं है। पर उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि अगर उस दवाई को लिए बिना काम चल रहा है तो ऐसा ना हो कि 3 महीने के अंदर हालत खराब हो जाए। अगर डायबिटीज आपको आज मालूम पड़ा है और आप दवाई नहीं लेंगे तो 2 दिन में शायद कुछ नहीं होगा, पर हो सकता है 1 महीने के अंदर जो है वो कोमा वाली स्टेज भी पहुंच जाए। तो हर दवाई को लेने का पर्पस अगर क्लियर होगा तो दवाई की रेगुलरिटी रहेगी। दवाई के साइड इफेक्ट अनप्रडिक्टेबल होते हैं, बहुत सारी दवाइयों में साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। तो आपको साइड इफेक्ट के लिए प्रॉब्लम अगर सोचना शुरू करेंगे तो मेन टारगेट से भटक जाएंगे। आपको मेन जो चीज जरूरी होता है वो जानने के लिए कि आपको इलाज क्यों कराना है। जब आपका एम क्लियर हो कि आपको क्यों इलाज कराना है, उसके बाद साइड इफेक्ट अगर आएंगे तब उसको आपके डॉक्टर उस हिसाब से डील करते हैं। अगर जरूरी होगा तो दवाई बदली जाती है, पर अगर इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा, अगर ये दिमाग में क्लियर है तो साइड इफेक्ट से इतना डर नहीं लगेगा। इसलिए साइड इफेक्ट भी ऐसे हैं जो सब में नहीं आते, हर एक को नहीं होगा। कुछ साइड इफेक्ट जो कॉमन वाले हैं वो सबको आ सकते हैं, जो आप यूजुअल सोचते हैं। पर आजकल के इतने एडवांसेस हो गए हैं, इतना मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है कि ज्यादातर बीमारियों में तो टैबलेट बेस्ड ही थेरेपी होती है, जिसमें कीमोथेरेपी ट्रेडिशनल यूज ही नहीं होती। तो केवल साइड इफेक्ट से घबरा के और उसके बाद ट्रीटमेंट छोड़ देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीमारी अगर वो ट्रीटमेंट छोड़ देने के बाद ठीक ठाक है, इसका मतलब उस बीमारी में ट्रीटमेंट की शायद जरूरत ही नहीं। पर मेरे हिसाब से ये चीज पहले क्लियर करना जरूरी है कि इलाज का जरूरत ही क्यों है। जी सर, बिल्कुल। तो सर जैसे अभी हमने बात करी है साइड इफेक्ट्स के बारे में और आपने पूरा बताया। तो सर जैसे मेन जो ट्रीटमेंट लाइन होती है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिगार्ड करा जाता है और होता ही है वो मेन। उसके साथ में जैसे काफी कई कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती है। सपोजिटली इंडिया में आयुर्वेदा कितना लोग कितना उसको फॉलो करते हैं, काफी मानते हैं। आयुर्वेदा हो गया और जैसे मेडिकल कैनबिस या ये सब चीजें हो गई, तो इनको इनके ऊपर आपके क्या व्यूज है? अ, देखिए, आयुर्वेद एक प्रॉपर साइंस है। सारी ही दवाइयाँ जो हैं कहीं ना कहीं शुरुआत में प्लांट्स और हर्ब्स ये सब से ही एक्सट्रैक्ट की गई हैं। आयुर्वेद भी प्रॉपर साइंस है। ये सारी दवाइयाँ जो हैं इनका मेडिकल रोल है। मेन जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो ये है कि जब भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हमारे पास ये डेटा नहीं होता कि उसमें वो आयुर्वेदिक दवाई मिलाने के बाद जो मेन दवाई है उसका असर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, या उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं। और ये डेटा ना आयुर्वेद के पास है ना हमारे पास है। तो जब आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि हम साइड इफेक्ट से डरते हैं, जब हम दो तरह के स्ट्रीम मेडिसिन कंबाइन करते हैं विदाउट ए मेडिकल एडवाइस, जिसमें आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी एंडोर्स करना है कि ये दवाई साथ में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी लिखित में, तो उसके बाद ही आपको कुछ ऐसा बताया जा सकेगा कि ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। एज ए एलोपैथिक डॉक्टर आपको हम साथ में जो है ऐड करने के लिए नहीं रिकमेंड कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा साइड इफेक्ट होगा कि नहीं, हम इस सवाल का जवाब तब नहीं दे पाएंगे जब दो दवाइयां एक साथ चल रही हो जिसमें दूसरे का हमने कोई डेटा नहीं है हमारे पास। एलोपैथिक साइंस जो है वो जो बहुत ही कंट्रोल्ड साइंस उसके ऊपर है, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म डेटा या स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है या नहीं।
आयुर्वेद एक एस्टेब्लिश ब्रांच है, लेकिन आज की नजर से अगर आयुर्वेद को देखा जाएगा तो वहां भी क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा मानना है हर साइंस का अपना रोल है, आयुर्वेद अपनी जगह पे अच्छा है, पर उसको मेडिकल सुपरविजन में ही लेना है। तो आयुर्वेद अगर इलाज चाहते हैं तो आयुर्वेद का ही इलाज करना है। उसमें एलोपैथिक वाला कौन सा मेडिसिन ऐड हो पाएगा, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपके जो है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर एलोपैथिक डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वहां पे आयुर्वेदिक वाली ज्यादातर दवाइयां साथ में नहीं मिलाई जा सकती हैं। कुछ दवाइयां जिनका रोल जो एस्टेब्लिश या लॉन्ग टर्म होता है वो जरूर यूज की जा सकती है, पर वो डिपेंड करता है कि उस समय किस बात पे दी जा रही है। तो इसलिए ये चीज हम इन जनरल रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेफ्टी जो है, जो पर्सन जिसका हम इलाज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जी सर। तो सर जैसे कि सब माना जाता है और इतना पता भी है दैट आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में अपनी डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आप खा रहे हैं। तो सर उसके लिए आप क्या रिकमेंडेशंस करेंगे? मतलब लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या करने चाहिए तब ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के बाद? जी, मेरा यूजुअल एडवाइस जितने भी हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स के लिए, सबके लिए एक ही रहता है, जहाँ तक हो सके नॉर्मल एक्टिविटी रखिए, जितना हो सके नॉर्मल जो है फिटनेस लेवल बना के रखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है। अगर फिटनेस अच्छा है, भूख वगैरह भी प्रॉपर लगता रहेगा, खाना ज़्यादातर हम कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, चाहे कीमोथेरेपी भी चल रहा हो तब भी नॉर्मल खाना खाने के लिए ही एनकरेज किया जाता है, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसा ना हो जिसमें इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो और जिसमें रिस्ट्रिक्शंस करना पड़े। तो जहाँ तक हो सके नॉर्मल खाना खाने के लिए ही कहते हैं। कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की आपको ज़रूरत तभी पड़ती है जब बॉडी में प्रोटीन लेवल वगैरह कम हो, जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन रिच डाइट के लिए बोला जाता है। इन जनरल प्रोटीन रिच डाइट हर एक समय ब्लाइंडली लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो बैलेंस डाइट है, प्रॉपर डाइट है, वो लेना ज़रूरी है, एक्टिविटी रखना ज़रूरी है। ज़्यादातर सबको हम यही बोलेंगे, अगर वर्किंग है, खासतौर पे अगर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है और या वर्क ऐसी कंडीशन है जिसमें वर्क करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वहाँ हम हमेशा एनकरेज करेंगे कि अपना काम नहीं छोड़ना है, काम कंटिन्यू करते रहना है। जी सर। तो सर जैसे ये आपने काफ़ी सारी मतलब काफ़ी अच्छे से पूरा बताया रिकमेंडेशन का। सर जैसे ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है, तो सर उसके बाद ये ज़रूरी क्यों होता है कि आप रेगुलरली स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहें? जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि अब हमें कोई टेस्ट नहीं कराना है, ट्रीटमेंट ओवर हो गया है, तो वो क्यों ज़रूरी होता है रेगुलरली कराते रहना? ये तो वो रेगुलरली टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट 100% आपको गारंटी नहीं देता है। हर ट्रीटमेंट का एक स्टैटिस्टिक्स होता है कि कितना परसेंट रिस्पॉन्ड करेगा, कितना परसेंट नहीं करेगा। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो कितने टाइम के बाद वो बीमारी दोबारा ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत माँगेगी। तो अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो वो अर्ली फेज़ मिस कर देंगे। तो अगर पहली बार में बहुत ही खराब हालत में कोई आया है और जिसको बहुत मुश्किल से 1 महीने के बाद स्टेबलाइज़ करके फिर उस लेवल पे ला पाए जिसमें नॉर्मल काम की तरफ जा सकते हैं, दोबारा उसको उसी हालत में लाने के बाद पहचानने की ज़रूरत नहीं होती है। आइडिया ये है कि जहाँ तक हो सके बीमारी बढ़ने से पहले रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए और उसको ट्रीट कर दिया जाए। और इसके अलावा अर्ली साइंस को प्रेडिक्ट कर लिया जाए कि बीमारी अगर बढ़ने वाला है तो उसको तुरंत के तुरंत अगर ट्रीटमेंट कर दें तो बीमारी बढ़ने की चांस भी चला जाएगा। तो इस रीजन से रेगुलर टेस्टिंग करना जरूरी होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद आपके डॉक्टर अपने आप बता देंगे कि इसमें और जल्दी ट्रीट करने की जो है वो ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। उनको जरा ज्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वो इतना फ्रीक्वेंटली भी बुलाना बंद हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में कुछ समय के बाद साल में 1 बार ही आने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेकअप भी नहीं चाहिए। पर ये डिसीज़न कितना फ्रीक्वेंट दिखाना है, क्या करना है, ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। है ना? जी सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था लाइक कैंसर रिकरेंस या कैंसर रिलैप्स जिसे बोलते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है और ब्लड कैंसर के केसेस में कितने चांसेस होते हैं उसके वापस होने के?
कैंसर का रिलैप्स जैसा नाम बताता है कि कैंसर वापस आ गया है, जो पहले कैंसर क्लियर हो गया था, पहले थेरेपी दिया था उसकी जगह वापस आ गया है। कैंसर का रिलैप्स जो है डिपेंड करता है अगेन कौन सा टाइप की कंडीशन है। अगर हम बात करें जो एक्यूट ल्यूकीमिया, जिसमें अगर इलाज ना करें तो 3 मंथ्स के अंदर जो है वो सरवाइव करना मुश्किल होता है इंसान का। अगर यंग बच्चों की बात करें जो है 10 साल से नीचे वाले हैं, वहाँ पे आज की डेट में उन कैंसर्स में ऑलमोस्ट 90% चांस क्योर का होता है, जो परमानेंटली क्योर हो जाते हैं, जिनमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती और वो नॉर्मल इंसानों की तरह आगे बड़े होते हैं और नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो दैट इज लेवल ऑफ क्योर जो साइंस अभी तक अचीव कर चुका है। एज बढ़ने के साथ साथ जो क्योरेबिलिटी है कैंसर की वो चेंज होती है, बीमारी के हिसाब से क्योरेबिलिटी चेंज होती है। और हर तरह के कैंसर का अपना अपना ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स होता है। तो एक्यूट ल्यूकीमियाज में परमानेंट क्योर पहला ऑप्शन है। तो परमानेंट क्योर अगर परसेंटेज में कोई होता है तो इसका मतलब वो क्योर हमारा परमानेंट वाला अगर हो गया तो आगे इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर रिलैप्स होगा इसका मतलब डिजीज या तो म्यूटेट हो गया जिसमें वो पुरानी वाली दवाइयों से रेजिस्टेंट है, या पुरानी वाली दवाइयां जो हैं उससे देने के बाद भी एक टाइम के बाद दोबारा से वो एबनॉर्मल क्लोन जो म्यूटेटेड था वो दोबारा से डेवलप होना शुरू हो गया है। तो अगर बीमारी वापस आएगी उसे फिर से ट्रीट करना जरूरी हो जाएगा। सेम चीज होती है जो स्लो ग्रोइंग वाले कैंसर होते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट करने के बाद अगर कंट्रोल अच्छा है तो एक टाइम पे बंद कर देते हैं, जिससे जब बढ़ेगा तब उस समय पे ट्रीट करेंगे। हर ट्रीटमेंट का पर्पस यही होता है कि जब तक वो बीमारी को प्रॉब्लम से इमीडिएट प्रॉब्लम ना हो, या तो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम या फिर लॉन्ग टर्म में लाइफ स्पैन कंप्रोमाइज करने वाला सिचुएशन, तब तक उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। तो कुछ कैंसर्स में ट्रीट करते ही नहीं है चाहे बीमारी दिख रहा हो, जब तक वो बीमारी उसी स्टेज पे रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे कैंसर्स का अपना अपना डिसीजन है। रिलैप्स का रीजन वही है जो पहली बार में है, बस ये है कि रिलैप्स उनमें होता है जिनमें बीमारी से रेजिस्टेंस जो डिजीज का है वो दवाइयों से ज्यादा है और वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। राइट सर। तो सर जैसे कि ये हेल्दी लिविंग लिविंग प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करना, या आयुर्वेदा हो गया, या फिर मेंटल वेलनेस प्रैक्टिसेस होती है, मेडिटेशन, योगा। तो सर क्या इनसे भी रेकरेंस के चांसेस को मतलब कम किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है? ये सारे जो मेजर्स हैं ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। इनको करना आपका जो मेंटल एज वेल एज फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है। इनको करने से वो एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। इनका रिलैप्स से कोई डायरेक्ट रिलेशन प्रूवन नहीं है। तो इनसे रिलैप्स में मदद नहीं मिलती है कि रिलैप्स कम होगा या ज्यादा होगा इसमें, लेकिन आप ये करने का आपको फायदा ये है कि जो ट्रीटमेंट है उसके साइड इफेक्ट्स आपको मालूम भी नहीं पड़ेंगे। फिटनेस जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा बीमारी से ध्यान हटेगा और नॉर्मल जो बाकी की एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ जाएगा। तो ये जरूरी भी है, पर इनका रिलैप्स से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। राइट सर जी। तो सर एक ये क्वेश्चन काफी पेशेंट्स पूछते हैं हमसे अक्सर, तो ये मैंने नोट डाउन किया हुआ था। लाइक सर जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कीमोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, और टारगेटेड थेरेपी, ये सब होता है। तो इसके लिए, इसका मतलब होने से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए पेशेंट को, कि अब आगे ट्रीटमेंट है तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इसमें अलग से प्रिपेयर्डनेस की कोई जरूरत नहीं होती है, और जो है सबको रेडिएशन नहीं चाहिए होता, सबको कीमोथेरेपी नहीं चाहिए होती। हर एक बीमारी के हिसाब से जरूरत का डिसीजन होता है। प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। डोजेस जो है इन दवाइयों की, इन रेडिएशन की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है हर एक का कितना बीमारी है, कैसा है, कितना एक्सटेंट है, उसके ऊपर डिसीजन होता है। तो जैसा बताया, प्रिपरेशन आपको कुछ नहीं चाहिए। जो एक ही चीज हम यूजुअली सबको बोलते हैं, अगर किडनी फंक्शंस नॉर्मल है
तो हाइड्रेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपरली वेल हाइड्रेटेड है, इसका मतलब साइड इफेक्ट्स कम से कम आएंगे। तो यही एक एडवाइस हम इन जनरल सबको देंगे कि अच्छा हाइड्रेशन बॉडी का रखना बहुत जरूरी है। राइट सर, डेफिनेटली हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सर एक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे, दैट आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को? मेरा तरफ से मैं यही विश करना चाहूंगा कि वो सारे जो लोग हैं जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाएं, जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्ड करें, मिनिमम साइड इफेक्ट्स, मिनिमम प्रॉब्लम्स के साथ, और बीमारियों से आराम से लड़ पाएं। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, कि अपने आप को फिजिकली फिट रखें, मेंटली फिट रखें। कैंसर होना हर समय मतलब ये नहीं है कि जानलेवा ही है या उसके आगे लाइफ नहीं है। कैंसर से लड़के जीत के उसके आगे जाने के बाद और भी लाइफ है, एंड दैट लाइफ इज आल्सो ब्यूटीफुल। राइट सर, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया है सबको। तो सर मेरे तो सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिए हैं, एंड वी हैव सम पीपल जो आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से वन बाय वन सबको अनम्यूट कर रही हूँ, एंड आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो रितु जी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं? रितु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, रितु गुड जी इवनिंग आपकी सर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप प्लीज अपनी वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। यस, वी कैन हियर यू। ओके ओके सर, ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं अपना एक्चुअली आई विल जस्ट ब्रीफली टेल अबाउट माय डिजीज एंड देन आई विल आस्क माय क्वेश्चन. Sir, I got operated for my stage 1 breast carcinoma in November 2020, and breast conservative surgery was done, and it was ERPR positive, HER2 new सो positive. आई स्टॉप यू देयर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में, मैं हेमेटोलॉजिस्ट, और इस कंडीशन में मैं को एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। ये कंडीशन Okay, में sir. है। Oh, okay, sir. तो जी, Okay, sir. मैं ब्लड केवल ट्रीट करता हूँ। ब्लड से बाहर वाले के लिए मेडिकल होते हैं। जी। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर, ओके। जी, नो प्रॉब्लम सर, एंड नो प्रॉब्लम रितु जी। आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं पर्सनल चैट में, एंड आपका जो भी डाउट है आप उस पे हमें सेंड कर, आप उस पे हम आपको कांटेक्ट करेंगे और हमें बता सकते हैं। एंड मैं हमारी ऐप डाउनलोड लिंक भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप ऐप डाउनलोड करके भी उस पे पूछ सकते हैं। सो वी हैव वन मोर, वी हैव रफीकुल जी जो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। Hello, sir. Good evening. My name is Rafiqul Anwar. Yes. I'm from Bangladesh. Sir, my question is actually my disease is follicular lymphoma. So Yes. follicular lymphoma, stage 4, grade level 2. So I was the patient of actually Dr. T. Reza sir in Chennai Apollo Specialty Hospital. So first it was diagnosed in 2020, and after the first chemotherapy in Chennai Apollo, I was shifted to my home city Chattogram, Bangladesh. So here's my another doctor who is my hometown doctor, prescribed by the Dr. T. Reza sir, Dr. Sajjad Mohammad Yusuf. So both are actually sir oncologist, medical oncologist, and I was as because it is the follicular lymphoma. I was always advised by the common doctors here that you must visit or have a second thought from the hematologist. From a hematologist. So I was really confused because I never asked it to the T. Reza sir or the Sajjad sir that should I go for a second opinion from the hematologist? Or, So, so I'm asking this question. Say, is it better for me? see, medical oncology
is a field which developed almost 30 years back, 30-40 years back. Okay, sir. Hematology is a field that came almost 10 to 12 years later. Okay. And medical oncologists were the one dealing with everything earlier. जैसे पहले केवल फिजिशियन सब मैनेज करते थे, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट की एक फील्ड बन गई, जिससे कि फिजिशियन कार्डियक वाला पार्ट एक अलग देखे, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक डिपार्टमेंट जो स्पेशलिटी बन गया। वैसे ही जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो है वो जो है सारे कैंसर्स देखते हैं। अब हेमेटोलॉजी का एक सेपरेट फील्ड एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है लास्ट 20 ईयर्स से, जो केवल ब्लड रिलेटेड ही कैंसर्स देखते हैं। तो जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट इज बाय अ क्वालिफाइड पर्सन, फॉर लिम्फोमा इट कैन आइदर बी अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट or a hematologist, that is fine, right? Okay, sir. Okay, sir. For a second opinion, if you want, you can very well check with any one of the hematologist or medical oncologist. पर केवल इस रीजन से कि आप पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजी से ट्रीट हुए हैं, उसके लिए अकेला आपको सेकंड ओपिनियन की जरूरत नहीं है। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. And I hope that your query is resolved. So thank you so much. And मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी, अगर आपकी कोई ब्लड कैंसर रिलेटेड क्वेरीज है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, एंड नोट डाउन आप चैट पे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपकी और कोई क्वेरीज भी है तो मैंने हमारी ऐप डाउनलोड लिंक यहाँ पे शेयर कर दी है, आप उस पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, एंड आपको डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से ही आपके आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नेक्स्ट वी हैव समवन, उनका नेम नहीं है, वी जस्ट हैव समवन फ्रॉम आईफोन नेम। सो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हो। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मुझे माउथ कैंसर हुआ था जनवरी में। आफ्टर दैट मेरी सर्जरी हो गई और मेरा ट्यूमर और जो लिम्फ नोड्स वगैरह थे पूरे रिमूव कर दिए गए, और उसके बाद फर्दर मुझे उन्होंने रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रही डॉक्टर के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा खाली आपको फॉलो अप विजिट करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है डॉक्टर साहब, रिकरेंस के क्या चांसेस हैं? आपका, मैं जैसा मैंने फर्स्ट कॉलर को बताया था, मैं इसके लिए सही डॉक्टर नहीं हूँ। जो अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और था, ये मेरा ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो रहा है उसके बाद से, वो नहीं बढ़ रहा है। तो अगर कोई कीमोथेरेपी या जो है इम्यूनोथेरेपी के लिए चलता है, उसकी वजह से कभी कभी बोन मैरो सप्रेशन होता है, पर उसके अलावा भी ब्लड में कम होने के बहुत सारे न्यूट्रिशनल कॉज होते हैं, जैसे कि आयरन कम होना या विटामिन की डेफिशिएंसी होना। तो वो जब तक ब्लड के रिपोर्ट्स डिटेल्ड इवैल्यूएट नहीं हो जाए, तब तक उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि ये जो आपकी मेडिसिन है उनकी वजह से हुआ है या कोई नया रीजन है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो आपके नियर बाय फिजिशियन है, उनको एक बार मिलके ये हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट्स और बाकी के पैरामीटर्स उनको दिखाइए, जिससे वो कंफर्म कर दें। अगर विटामिन रिलेटेड कॉज है तो वो विटामिन के लिए, डेफिशिएंसी के लिए वो ही ट्रीट कर पाएंगे, उसमें कोई अलग से आपको दिक्कत नहीं है कि दूसरे को दिखाना है। अगर विटामिन वगैरह नहीं निकलती है तो इसका मतलब आप आपके जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उनको मिलके पूछेंगे कि ये हीमोग्लोबिन जो दवाइयां अभी चल रही हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और था डॉक्टर साहब, कॉमन क्वेश्चन है। जैसे मैं नॉर्मली गूगल पे सर्च करता हूँ कि कैंसर पेशेंट के सर्वाइवल रेट क्या होते हैं, कितने साल वो सर्वाइव कर सकता है, तो मैक्सिमम आता है 5 इयर्स। तो क्या ये हमारे केस में भी ऐसा ही है कि हम 5 साल से ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? तरह से नहीं है, हर कैंसर का अलग अलग होता है, हर स्टेज का अलग अलग होता है। 5 इयर्स जनरल टर्म में बोला जाता है कि 5 साल मिनिमम फॉलो करते हैं जब भी पहला ट्रीटमेंट करने के बाद, और चेक करते हैं रिकरेंस हुआ कि नहीं। वो कंडीशन इनमें क्यूरेबिलिटी परमानेंट का होता है। अगर 5 साल में रिकरेंस नहीं हुआ, जिसमें मान के चलते हैं कि इसको परमानेंट क्यूर में कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो डेटा होता है उसमें 5 ईयर कट ऑफ की तरह रखते हैं कि मिनिमम 5 इयर्स का सर्वाइवल का स्टैटिस्टिक्स चाहिए।
तो जी स्टैटिस्टिक्स का है, 10 ईयर्स स्टैटिस्टिक्स का होता है, इसके अलावा 10 ईयर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स का भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स आपको आंसर मिला इसका मतलब 5 साल ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स जी अ लॉट। थैंक यू सो मच सर अपना क्वेरी डिस्कस करने के लिए। एंड हम लोग जल्दी से एक दो क्वेरीज और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक आगे फिर डॉक्टर की भी आगे कंसल्टेशंस होंगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपका कोई ब्लड कैंसर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने हमारा नंबर एंड ऐप लिंक दोनों शेयर कर दिया है, आप उस पे हमें क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन है आप उस पे भी पूछ सकते हैं। सो या अपार्ट फ्रॉम दिस सर, हम पे कुछ डाउट्स हैं जो कि चैट बॉक्स पे आए थे। आई एम जस्ट चेकिंग देम, उनमें से अगर कोई ब्लड कैंसर रिलेटेड है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। यस सर, सो वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम मोनाली जी। शी सेइंग दैट कैंसर रिलैप्स क्यों होता है एंड कितनी बार हो सकता है। उनका जो है वो डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा है, CD20 पॉजिटिव, तो वो उसके बारे में डिटेल्स चाहती हैं। तो जैसा पहले मैंने बताया था, कैंसर का रिलैप्स इसलिए होता है कि अगर जो कीमोथेरेपी दिया था वो जो है पूरा तरह से कैंसर की लास्ट सेल तक को क्लियर नहीं कर पाया। तो जो कंडीशन ये बता रहे हैं डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इसमें जो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कॉम्बिनेशन दिया जाता है, इसके कॉम्बिनेशन में 100 में से 60 लोगों को क्योर हो जाता है। 40% जो होते हैं उनमें ये बीमारी वापस आता है। वापस इसलिए आता है क्योंकि इन 40 में समहाउ कैंसर कंप्लीटली उसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस पे बाकी 60 कर रहे हैं। देने से पहले नहीं मालूम कर सकते हैं कि कौन सा वाला इस दवाई को काम नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि हर एक जो है पर्सन का अप्रोक्सीमेट 50 to 60% चांस क्योर का होता है। इसीलिए ये थेरेपी शुरू में दी जाती है। जब एक बार वो रिलैप्स होता है तो उसका ट्रीटमेंट का पहला चॉइस होता है एक कीमोथेरेपी साथ में दोबारा देके कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद अगर यंग पर्सन है 60-70 ईयर्स के नीचे के हैं तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके उस बीमारी को क्योर करने का चांस करते हैं, अगर फिटनेस अच्छा है तो क्योर इस पे डिपेंड करेगा उसके बाद कि कितना अच्छे से ये थेरेपीज काम किए हैं। अगर वो ऑप्शंस नहीं है तो अभी न्यूअर थेरेपीज उसके आगे आई हैं जिनसे इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतर मदद मिलती है। जितनी नई थेरेपीज आ रही हैं हर साल इसमें नई दवाइयाँ आती जा रही हैं, क्योर के चांसेस उसके साथ में भी होते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत महंगी हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पर जैसे रिलैप्स होगा उसको ट्रीट करना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव डिजीज होता है, तो इसको बिना ट्रीटेड रख नहीं सकते हैं। जब भी डिजीज का एविडेंस दिखेगा इसको ट्रीट करना ही चाहेंगे। तो जो रिलैप्स क्यों होता है ये आंसर जो है डिजीज की बायोलॉजी के ऊपर ही होता है कि किन लोगों में थोड़ा सेल्स पूरा क्लियर नहीं हो पाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि दवाई कम दी या ज्यादा दी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ये अपने आप से होता है। और रिलैप्स आने के बाद लेकिन ट्रीट करने के चांसेस होते हैं और उसको क्योर करना फिर भी पॉसिबल होता है। जी सर, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए। वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम समवन इन द चैट बॉक्स। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लेटेस्ट थेरेपी अवेलेबल फॉर टी सेल एक्यूट लिम्फोमेटिक ल्यूकेमिया। सो टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में अभी भी जो स्टैंडर्ड थेरेपी पहले का है वही वाला अभी भी किया जाता है। एज ग्रुप के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में यूजली क्योर रेट्स जो हैं वो दूसरा जो सब टाइप है बी सेल उससे डिफरेंट नहीं है। तो इसमें कीमोथेरेपी प्रेडोमिनेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर छोटे बच्चों में खासतौर पे 20-30 ईयर्स के नीचे में क्योर रेट्स यूजली 85-90% तक होते हैं, जिसमें बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इसको ठीक किया जाता है। एडल्ट्स में यूजली इसका कीमोथेरेपी करते हैं पर परसेंटेज क्योर चांसेस थोड़ा कम होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्योर के चांसेस कम होते जाते हैं।
नई दवाइयाँ इसकी ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी बेस्ड ही हैं अभी। इम्यूनोथेरेपीज और नई टाइप का थेरेपीज अभी डेवलपमेंट में चल रहा है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे पास मेन जो नया एडवांसेस है वो कीमोथेरेपी एडवांसेस पे ही है, जिस पे ये दवाइयाँ काम करती हैं। ज्यादातर जो पहला जो है जो थर्स्ट होता है कि एक बार में इसको पहली बार में क्योर जितना अच्छे से कर पाए, क्योंकि वो हमारे पास बेस्ट चांस होता है। जी सर, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। एंड मैं सबको बोलना चाहूंगी दैट हम पे कुछ और क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, बट वो अदर कैंसर रिलेटेड है लाइक ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल। तो उसके लिए मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना नंबर मुझे पर्सनल चैट पे सेंड कर दीजिए। या हेलो। यस, वी कैन हियर यू। या सो आई वाज सेइंग दैट मैंने थैंक यू सो मच सर ये जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करने के लिए। एंड मैं सबको बताना चाहूंगी, मैंने नंबर यहाँ शेयर कर दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस थे हम पे जो अदर कैंसर रिलेटेड है लाइक ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल। तो वो लोग हमें नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपना नंबर आप पर्सनल चैट पे मुझे सेंड कर सकते हैं। सर वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इफ यू कैन आंसर दैट। इट्स दैट जैसे कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ड्रग ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इफ इट इज वर्किंग और नॉट? सपोजिटली टेमोक्सिफेन है या और कोई ड्रग है, तो हमें कैसे पता चलेगा? जो है जो भी दवाई है वो काम कर रहा है कि नहीं, यूजली उसके मॉनिटर करने के चांसेस, जो मॉनिटर करने के तरीके हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सब तरह से ठीक लग रहा है, ये इनडायरेक्ट तरीका है जानने का कि दवाई काम कर रही है। अल्टीमेटली द डॉक्टर जो आपके होंगे उनको भी जो है आपके टेस्टिंग करके, ऑब्जेक्टिव स्कैन करके उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि ये दवाई काम कर रही है या नहीं। तो इसमें आपके अपने सिम्टम जो आप देख सकते हैं वो केवल एक ही है कि आपको अपने आप से ठीक फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ठीक लग फील कर रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, ये मान के चलिए। आपको अपने आप असेस नहीं करना है, ये आपके डॉक्टर का काम है। जी सर, thank you so much. And we have one urgent query. I was just wrapping up the session. If you are okay with that, one last query we have. Take one last because I have to see Yeah, one person now. sure. So Yeah, sir, sure. So we have one query. Sumanji has a question that my child has swelling under the neck, and ultrasound report says that it is a hypoechoic mass seen in the left submandibular region. What should we do? My oncologist said to keep it under observation to see if it grows in size. So what should we do in that case? that's a bit difficult for me because जब तक हमने अपने आप को एग्जामिन करके कंफर्म नहीं किया हो, बच्चों में थोड़ा सा ग्लैंड एनलार्जमेंट अनयूजुअल नहीं होता है, वायरल इन्फेक्शन के बाद भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जब तक क्लिनिकल सिम्टम्स और बच्चे का एग्जामिनेशन डायरेक्ट नहीं हुआ हो, तब तक ये डिसीजन लेना कि इसको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, वो बोलना बहुत मुश्किल होगा मुझे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डायरेक्ट बात करें। अगर वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये वायरल वाला लगता है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करके देखेंगे, इसका मतलब वो सीरियस उसको नहीं समझते कि ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम लग रहा है। ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, पर इसका मतलब है आपको उनके रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। जब वो रिव्यू के लिए बुलाते हैं, तब उस समय जाके उनको एग्ज़ामिन करने दें, जिससे ज़रा भी डाउट हो तो उसको बायोप्सी करना ज़रूरी हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। एंड उनका रिप्लाई भी आ गया चैट बॉक्स में दैट थैंक यू सो मच फॉर सॉल्विंग हर क्वेरी। सो थैंक यू सो मच सर आज के हमारे सेशन में आने के लिए। इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी सारी आपने बातें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपने डाउट्स क्लियर करे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट इससे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स को हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी दैट आप सेशन में आए हैं। एंड मैं फिर
से बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी और डाउट्स है तो जो मैंने नंबर शेयर किया है आप उस पर पूछ सकते हैं, अदरवाइज ऐप जो है आप उस पर भी पूछ सकते हैं, उस पर आपको डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से आंसर्स मिलेंगे, वो भी जल्द से जल्द। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।